हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है कि भाई जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास में जो भी मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको हम मैथमेटिकल फॉर्म में रिफॉर्म कर सकते हैं, इक्वेशंस के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम उन इक्वेशंस या इन इक्वेशंस का यूज करके किसी भी एक अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ऐसी चीजें यहां पर आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो हो सकता है कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। तो पहले जो हम चीजें सीखने वाले हैं वो है सिंपल कि एलपीपी को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, एक बार एलपीपी को सॉल्व करना आ गया, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम किसी वर्ड प्रॉब्लम लाइक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, प्रॉफिट प्रॉब्लम, लॉस प्रॉब्लम, है ना, वर्क टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसी सारी चीजों के लिए हम आपका फिर बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू उनको कवर करेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशंस भी यहां से सॉल्व होते हैं, लेकिन वो इनइक्वालिटी बेस्ड। ठीक है, मिक्सर एलिगेशन ऑब्वियस बात है, बचपन की क्लास में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आपका इनइक्वालिटी बेस्ड मिक्सर एलिगेशन भी सॉल्व होते हैं। चलिए, तो इस चैप्टर के अंदर के टॉपिक है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन। यहाँ पर हम ग्राफिकल सॉल्यूशन को ही स्टडी करने वाले, लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ग्राफिकल सॉल्यूशन पेपर में हमारे पास इतना टाइम होता कहाँ है कि हम ग्राफिकली चीजों को सॉल्व करें। तो मैं आपको पहले कुछ चीजें सिखाऊंगा कि भाई हम बहुत आसान तरीके से किसी भी ग्राफ को अगर हमें प्लॉट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ग्राफ ग्राफ का ही थोड़ा सा बेसिक आइडिया दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई और ग्राफ नहीं प्लॉट करना, आपको केवल एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। सिंपल एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो काम आप कर सकते हो और एक छोटे से स्पेस पे भी आप वो ग्राफ इजीली प्लॉट करके और फिर वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह आइडेंटिफाई करके और इजीली हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एलपीपी की प्रॉब्लम हर बार एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। मैं कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, और एक क्वेश्चन आ गया तो मतलब 5 नंबर आपके कंफर्म है। ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज, एक्चुअल में ये यहां पर होना चाहिए था, सबसे ऊपर पे लीनियर इनइक्वालिटीज ही लिखना चाहिए था, क्योंकि यहीं से हम फिर बाकी की प्रॉब्लम्स को समझते, सॉल्व करना समझते। ठीक है, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्लास 11th का टॉपिक है बेसिकली हमारा, है ना। आई थिंक सारे बच्चे से फैमिलियर होंगे। ठीक है, तो उसको स्टार्टिंग में मैं क्या ही बताऊंगा, हाँ बेसिक जो रूल्स है वो मैं आपको सॉल्व करने के यहाँ पर सिखा दूंगा। ठीक है, व्हाट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग? लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं है कि आप इसको कोई समझे कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर जो कंप्यूटर से रिलेटेड लग रहा है, ऐसा नहीं है। यहां पर हम लीनियर इक्वेशंस या इन इक्वेशंस कुछ गिवन होते हैं, और उन इनइक्वेशंस या इक्वेशंस के हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के बाद उन सब में जो कॉमन एरिया होता है, जो कॉमन पोर्शन होता है, उन कॉमन पोर्शंस के जितने भी कॉर्नर्स हैं, उन सारे कॉर्नर्स को कलेक्ट करते हैं और उन कॉर्नर्स पर हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए चेक करते हैं क्या इनमें से किसी कॉर्नर पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया होता है। यहां पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले बेसिक चीज, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। जैसे कि इनइक्वालिटी का मतलब है जहां पर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल, सब वो इनइक्वालिटीज होती है। टू वेरिएबल में यहाँ पर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्स और वाई इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर हमें ग्राफिकल मेथड से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। क्या बेसिक डेफिनेशंस है कि भाई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज वन दैट इज कंसर्न विद फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू। यहां पर ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। तो हमने मैक्सिमम मिनिमम अलग अलग ना बोल करके इसको कंबाइंड अगर बोलेंगे तो ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, of a linear function of a several variable subject to constraint। यहां पर constraint
वो इनइक्वलिटीज होती है, कंस्ट्रेंट वो आपकी इनइक्वलिटीज होती है जो हमें गिवन होती है। उन सभी इनइक्वलिटीज में जो भी हमारे पास है ना, जितने भी इनइक्वलिटीज होती है और जो सेटिस्फाई करते हैं सारी की सारी इनइक्वलिटीज को, उन पोर्शन के लिए, उस रीजन के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट सपोज मेरे पास कुछ कंडीशंस है ना, उस कंडीशंस के बेसिस पर मैंने मान लो कुछ ग्राफ वगैरह प्लॉट किया, ठीक है, ग्राफ ऐसे प्लॉट किया, ठीक है, फिर मैंने एक ग्राफ आपके पास दूसरे का ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट किया, ठीक है। अब हमें क्या हुआ कि हमने दो लाइन के या दो लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करे। फिर हमारे पास कॉमन पोर्शन किसको बोलेंगे, तो कॉमन पोर्शन मान लो फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला आया, है ना, एक कॉमन पोर्शन फॉर एग्जांपल हमारे पास में आया। तो इस कॉमन पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका फीजिबल रीजन बुलाते हैं। और इस फीजिबल रीजन के जितने भी कॉर्नर पॉइंट है, जैसे कि एक तो ये पॉइंट, एक तो ये वाला पॉइंट, एक तो ये वाला पॉइंट, एक तो ये वाला पॉइंट, जितने भी फीजिबल रीजन के कॉर्नर्स हैं, उन सभी कॉर्नर्स पर हम चेक करते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि कब हमें ऑप्टिमल वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये काम हमें यहाँ पर करना होता है, ठीक है जी। कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइक दिखने में कैसा होता है, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, जहां पर z इक्वल टू इस टाइप से आपके पास एक लीनियर इक्वेशंस x और y के टर्म्स में दे देगा। और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इसको हम क्या बुलाते हैं, इसी को हम आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं। जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो फंक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। उसके बाद कंस्ट्रेंट यानी कि शर्तें, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, शर्तें। सॉरी, आई एम सो सॉरी। आपको पता है थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है मामला, काफी इंप्रूवमेंट है, काफी बेटर हो गया, लेकिन सडन में जैसे पढ़ाना शुरू करो, बोलना शुरू करो, जैसे दिन भर रात भर मैं पूरा शांत रहता हूँ तो काफी आराम मिल जाता है। बोलना शुरू करता हूँ तो धीरे 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 फिर वो आने लग जाती है, ठीक है। तो ठीक है, काफी आराम है, लेकिन बीच बीच में आ जाती है। चलो ये देखते हैं। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट a1x प्लस b1y लेस देन d1, ये एक शर्त है, पहली कंस्ट्रेंट है। a2x प्लस b2y लेस देन इक्वल देन d2, ये दूसरी शर्त है, ठीक है। एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ये हमारे पास नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये शर्तें हैं और इन शर्तों को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन है वो ये होना चाहिए, ठीक है। तो हम इन सभी कंस्ट्रेंट के ग्राफ को प्लॉट करते हैं, उन ग्राफ में कॉमन पोर्शन ढूंढते हैं, कॉमन पोर्शन को फीजिबल रीजन बुलाते हैं। उन फीजिबल रीजन के जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, उन कॉर्नर पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं, उन कॉर्नर पॉइंट्स पर अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की बारी बारी से वैल्यूज को कलेक्ट करते हैं। जब हमें मैक्सिमम चाहिए तो हम देखते हैं कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिला, जब हमें मिनिमम चाहिए तो देखते हैं कि किस कॉर्नर पॉइंट पर हमको मिनिमम मिला। तो किसी भी फीजिबल रीजन का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो कहां मिलता है, कॉर्नर पॉइंट्स पर मिलता है, या फिर कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर मिलता है, ठीक है। क्या होती है कंडीशंस, कब कॉर्नर पॉइंट पर कहते हैं या कब उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहते हैं, बेसिक बेसिक से कुछ डिफरेंस होंगे, वो ध्यान से सुनना होगा आपको, ठीक है। दीज आर द डेफिनेशंस। डेफिनेशंस आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको भी पता है कि डेफिनेशंस तो हमारे सीयूटी के एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन यू कैन लर्न व्हाट आर द कंस्ट्रेंट, जो करते हैं कंडीशंस को हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जो भी हमको फंक्शन गिवन है जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है ना। और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, जैसे मैंने बता दिया आपको, फंक्शन वही है हमारा। ऑप्टिमल वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को, feasible region that are the common portion, infeasible region जो कॉमन नहीं है, ठीक है। चलिए, बाउंडेड अनबाउंडेड, कई बार हमें ग्राफिकल पोर्शन बाउंडेड मिलता है और कई बार हमें अनबाउंडेड भी मिलता है। तो अनबाउंडेड के केस में क्या करते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। फीजिबल एंड इनफीजिबल रीजन, चलिए तो ये हमारे पास हेडिंग शायद दो बार आ गई है, कोई बात नहीं। चलिए, ऑप्टिमल फीजिबल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है, मतलब इतना डेफिनेशंस की गहराइयों पे कुछ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो अब बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक, पहले तो मैंने कुछ कहा कि आपको मैं कुछ ग्राफ वगैरह समझा देता हूँ, ठीक है? तो लेट्स सपोज हम कुछ ग्राफिकल अप्रोचेस सीख लेते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ax प्लस बी वाई है ना, ax प्लस बी वाई, या मैं कोई सिंपल सा कंस्ट्रेंट ले लेता हूँ 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल देन 6 लिखा हुआ है, ठीक है? पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल देन 6 है, मान लो इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है ना, इस कंस्ट्रेंट का ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले हम भूल जाएंगे कि यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल का सिंबल है, यहाँ पर हम सीधे सीधे पहले तो इक्वल का सिंबल समझेंगे कि यहाँ पर इक्वल का सिंबल है, उसके बाद ग्रेटर और लेस वाला पोर्शन समझेंगे, ठीक है? यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 में अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसकी ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहला काम आप पुट करिए एक बार x बराबर 0, इसमें x बराबर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमको यहां से रखने पर क्या मिल जाएगी, x बराबर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू हमको यहाँ से 2 मिल जाएगी। फिर हम यहाँ पर अगली बार y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमको x की वैल्यू यहाँ से आपके पास 3 मिल जाएगी। तो पहला काम क्या करना है, x 0 रख करके y की वैल्यू, y 0 रख करके x की वैल्यू कलेक्ट कर लेना है। इज इट क्लियर? चलिए, अब ये जो हमें पॉइंट मिल गए हैं, कौन कौन से पॉइंट है, 0,2, दूसरा पॉइंट है 3,0, ध्यान समझना, x 3 है, y 0 है ना, ये नहीं कि आप सीक्वेंस में 0,3 लिख दें। तो 0,2 है, 3,0 है। अब क्या हम इजीली एक छोटा सा कॉर्नर में ग्राफ बना करके ये नहीं देख सकते कि 0,2 कहां पर होगा, 0,2 वाई एक्सिस पर होगा, तो लेट्स से ये कोई पॉइंट हमारे पास हो गया 0,2, फिर 3,0 लेट्स से कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पर 3,0 है जो कि एक्स एक्सिस पर होगा। अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, वो इस लाइन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। किसके? इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। किसके? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 के ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, कंस्ट्रेंट में हमें इक्वल टू 6 तो नहीं देगा, वहां पर आपको बोलेगा या तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, या फिर ग्रेटर देन इक्वल देन 6, या फिर लेस देन 6, या फिर लेस देन इक्वल देन 6। वहां पर आपसे जो भी पूछेगा वो इन चार के बारे में बात कर रहा होगा, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो हमारी लाइन है ना, इसने हमारे पूरे के पूरे एक्स वाई प्लेन को दो पोर्शन में डिवाइड किया है। एक पोर्शन जो एक पोर्शन जो इस तरफ का है और दूसरा पोर्शन जो हमारे पास इस तरफ का है, दो पोर्शन में डिवाइड किया है। अब हमारे पास वो पोर्शन है ना, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल हमें ग्रेटर देन 6 चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 6। तो एक सिंपल सा काम करो, सबसे पहले तो यहां पर ये देख लो कि भाई जो पोर्शन 0,0 ये ओरिजिन है मान लो, ठीक है, 0,0, तो क्या 0,0 हमारे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 को सेटिस्फाई करता है? ऐसे समझ लो कि ये जो ओरिजिन है, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? आपने रखा कि x बराबर 0, y बराबर 0, दोनों का सम 0, 0 क्या 6 से बड़ा होगा? नहीं सेटिस्फाई करता। यानी कि अगर 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 की बात करूंगा, तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 वो पोर्शन है जो ऊपर वाला है, वो पोर्शन है जो ऊपर वाला है, यानी कि जहां 0 इंक्लूडेड नहीं है। इक्वल टू का मतलब हो जाता है कि हम इस पोर्शन को भी कवर कर रहे हैं, है ना। इक्वल टू का मतलब हो जाता है कि हम इस पोर्शन को भी कवर कर रहे हैं, यानी कि इस लाइन को भी ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इक्वल टू का मतलब हो जाता है कि हमने इस लाइन को लिया है, और ग्रेटर है केवल तो मतलब उस लाइन को नहीं लिया, लेस है मतलब तुम कहेंगे लाइन को नहीं लिया, इक्वल का सिंबल आ गया तो मतलब उस लाइन को भी लिया गया है, ठीक है। अच्छा, यानी कि जब मैं ग्रेटर देन 6 लिया और ग्रेटर देन इक्वल लिया, तब वो पोर्शन ले रहा है जो 0,0 से कवर नहीं होता।
जिसमें 0,0 इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर देखूं कि 2x प्लस वाई लेस देन 6, यहाँ पर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 लेने पर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या ओरिजिन इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखोगे तो 6 से छोटा ही है, 0 इज लेस देन 6 सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर मुझे लेस देन 6 का ग्राफ देखना है तो लेस देन 6 का ग्राफ वो है जो कि हमारे नीचे की तरफ का हिस्सा है, नीचे की तरफ का हिस्सा है, ठीक है। और अगर हमें इक्वल टू 6 भी देखना है तो मतलब हम इस लाइन को ले लेंगे, है ना, इक्वल में हम इस लाइन को ले लेंगे। लेकिन अगर केवल लेस देन देखना है तो नीचे के हिस्से की बात करेंगे। तो हमारे लिए ओरिजिन सेंटर पॉइंट बन जाता है ऐसे सवालों पे, जब लाइन ओरिजिन से पास नहीं करती, है ना। व्हेन लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, व्हेन लाइन इज नॉट व्हेन लाइन इज नॉट पासिंग पासिंग थ्रू ओरिजिन, जब लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो बस ये चेक कर लो कि ओरिजिन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो नीचे वाला हिस्सा ले लेना, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता तो लाइन के ऊपर वाला हिस्सा ले लेना, ठीक है। बस इतना ही खेल है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई कई बार क्या होता है कि भाई लाइन खुद ही ओरिजिन से पास कर रही है, लाइन खुद ही ओरिजिन से पास कर रही है, तो उस केस में हम क्या करें? भाई जब लाइन खुद ओरिजिन से पास करे तो मैंने बोला कि भाई कोई भी ग्राफ तुम प्लॉट करोगे, है ना, आप एनी हाउ कोई भी ग्राफ प्लॉट करोगे वो पूरे के पूरे हमारे हिस्से को दो पोर्शन में ही डिवाइड करेगा। मान लो फॉर एग्जांपल ये आपके पास y इज इक्वल टू 2x है, ठीक है। अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि अब हमें नहीं पता चल रहा कि कोई कंस्ट्रेंट ऊपर वाला लेना है कि नीचे वाला लेना है, तो एक सिंपल सी बात है कि या तो ये वाला हिस्सा होगा या तो ये वाला हिस्सा होगा, है ना। अगर मैं कोई भी ऐसा पॉइंट ले लूं जो इस पोर्शन में है, यानी कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लो, है ना, इजीली दिख जाएगा। वो अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता होगा तब तो आप नीचे वाला लेना, नहीं करता है तो पूरा का पूरा ऊपर वाला लेना, क्योंकि दो के अलावा कोई तीसरा पार्ट नहीं है ना। या तो इस लाइन के नीचे आने वाले सारे पॉइंट सेटिस्फाई करते होंगे, या तो अगर एक नहीं करता तो कोई भी नहीं करते, है ना, फिर ऊपर वाला ही हिस्सा हम लेंगे। तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि कौन सा पोर्शन ले। अभी हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कितना इजीली हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। पहला ही सवाल हमारे सामने है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 5x प्लस में 3y, ये हमारे पास z जो लिखा है, z से रिप्रेजेंट जब हम कर रहे हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और कंस्ट्रेंट है 3x प्लस 5y, है ना, 3x प्लस में चलिए, आई थिंक हमारा बोर्ड कह रहा है कि अभी हम थोड़ा सा हैंग करेंगे, उसके बाद हम कोई काम करेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम भी हम भी कम नहीं है बालक। ओए होए, चलो ठीक है। एक तो ये, दूसरे इसको हटा दो, छोटा कर दो, डिलीट कर दो, चलो ठीक है। अंडू रीडो हमारा कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, कोई बात नहीं। तो 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल देन 15, ये मत कहना कि सर नया बोर्ड ले लो, भाई अभी नया लिया, बहुत पैसा खर्च किया इस पे। है ना। अब क्या है, जितने भी डिजिटल स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं ऑलमोस्ट सब में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है, परफेक्ट कोई भी नहीं है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। तो 3x प्लस 5y लेस देन 15 इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल देन 10, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं होता, ये बस सबसे लास्ट में यूज में आता है। पहला काम इन कंस्ट्रेंट के लिए है, तो जैसे कि हमारे पास लिखा है कि 3x प्लस में 5y, है ना, 3x प्लस में 5y लेस देन इक्वल देन 15। तो आपको ग्राफ किसका प्लॉट करना है? पहले तो इक्वेशंस का करना है, ठीक है। दूसरी कंस्ट्रेंट है हमारे पास 5x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल देन लेस देन इक्वल देन 10। और तीसरी और चौथी कंस्ट्रेंट है कि x और y ग्रेटर देन 0।
जब x और y ग्रेटर देन इक्वल देन 0 बोल रहा है तो ये साफ-साफ नजर आ रहा है x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो, यानी कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यानी कि ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ना? यानी कि ये सिंपल सा मतलब है कि बोल रहे हैं भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ दिखना है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें, मैं लेस देन इक्वल देन 15 के लिए नहीं, केवल 15 के लिए समझूंगा। तो मैंने क्या बोला, x बराबर 0 रखूंगा तो y की वैल्यू मुझको यहाँ से 3 मिल जाएगी, y बराबर 0 रखूंगा तो x की वैल्यू मुझको यहाँ से 5 मिल जाएगी। इस कंस्ट्रेंट को प्लॉट करने के लिए ये हमारे पास कुछ पॉइंट आएंगे 0,3 एंड 5,0। उसके बाद ये जो कंस्ट्रेंट हमको दिख रहा है इसमें x बराबर जब मैं 0 रखूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास में 5 आएगी, और जब मैं y बराबर 0 रखूंगा तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में 2 आएगी। जब इस कंस्ट्रेंट का ग्राफ प्लॉट करना है तो ये बनाना पड़ेगा। मैंने सिंपल सा ग्राफ यहाँ पर बनाया, कोई ज्यादा मेजरमेंट नहीं लेना। 9वीं 10वीं से काफी बड़ी क्लास में जा रहे हो आप, ठीक है ना? तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ ग्राफ ऐसा अपना बना लिया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, x बराबर 0 पे y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, यानी कि लेट्स से ये हमारे पास देखो x 0 है y 3, 0 कब होता है, y एक्सिस पे होता है, y की वैल्यू 3, लेट्स से ये कोई पॉइंट आपके पास में है 0 कॉमा में 3, ठीक है? उसके बाद y बराबर 0, x बराबर 5, तो लेट्स से ये कोई पॉइंट है आपके पास 5 कॉमा में 0, तो ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया, है ना? ये हमारे, एक सेकेंड, ये हमारा कुछ ग्राफ ऐसे बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं कि आप एकदम फिट एंड फाइन स्ट्रेट ग्राफ चाहिए, रफ ग्राफ बनाना है। x बराबर 0 पे y बराबर 5, तो ऊपर पे ले लो, यहाँ पर कुछ होगा आपके पास 0 कॉमा में 5, और y बराबर 0 पे x बराबर 2, तो ये कोई पॉइंट हो जाएगा आपके पास x बराबर 2 है हमारे पास, तो 2 कॉमा में 0। इनको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, डिफरेंट कलर से ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा ग्राफ बन जाएगा। चलिए अब जरा वन बाय वन देखना। हमसे पहले में बोल रहा है लेस देन इक्वल देन 15, तो देखो किस वाले ग्राफ के लिए, फर्स्ट वाली लाइन का ये है और सेकंड वाली लाइन का ये वाला है, ठीक है? एक सेकंड, उल्टा बना दिया, हाँ, सेकंड वाली लाइन का हमारा ये वाला है, ध्यान से समझना। तो भाई लेस देन इक्वल देन 15, तो मतलब इस लाइन के लिए लेस देन इक्वल देन 15 कब होगा, दो ही पोर्शन है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। नीचे वाले हिस्से पे ओरिजिन है, चेक करो, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x0 y0 लेस देन 15 आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इक्वल है, मतलब कि हम ये नीचे वाला हिस्सा लेंगे, ये पूरा नीचे वाला हिस्सा हमारा इसके ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा। सेम यहाँ पर लेस देन इक्वल देन 10 है, तो अब ये हमारे पास है, या तो इधर वाला हिस्सा लोगे या तो इधर वाला। 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ओरिजिन 0,0 में कर रहा है, यानी कि हम यहाँ पर इसका, इस वाले पोर्शन का ये वाला हिस्सा लेंगे, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 0 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेंगे, है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीज आपकी स्ट्रांग हो जाती है। तो इन सब में कॉमन पोर्शन क्या है, इन सब में कॉमन पोर्शन है एक तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है? क्योंकि इसका इधर वाला, इसका नीचे वाला, सबका हमारा हिस्सा, इन सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने वाला हिस्सा हमारा ये वाला रीजन बन रहा है, ठीक है? तो यहां पर हमें 1 2 3 4 टोटल 4 कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं। कितने? 4 कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं। ये पॉइंट हमारे पास 0,3 है, 0,3 है। ये पॉइंट हमारे पास 0, में 0 है। ये पॉइंट हमारे पास में 2, में 0 है। फोर्थ कॉर्नर पॉइंट कौन सा होगा? ये है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किन दोनों का? इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का। यानी कि अगर मुझे इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा। 3x समझिएगा, 3x प्लस में 5y, 3x 3x प्लस में 5y लेस देन इक्वल देन 15, और दूसरा 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल देन 10, 5x प्लस में 2y लेस देन इक्वल देन 10। अब हमें
सॉरी। अब हमें इसको सेटिस्फाई करने वाला, चलिए ठीक है जी, आ जाओ। इसको इक्वल टू 15 करो, इसको इक्वल टू 10 करो, अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि सॉल्व कर पाए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, पेयर ऑफ इक्वेशंस को जैसे भी सॉल्व करना आप कर लो, और इनके सॉल्यूशन को हमें लिखना है। तो 5 3 जा 15 टाइम्स ऑफ x, 5 5 जा 25 टाइम्स ऑफ y, 15 5 जा 75। फिर यहाँ से 15 टाइम्स ऑफ x प्लस में 3 तो 6y इज इक्वल टू आपके पास में 30, सब्ट्रैक्ट मार दिया। यहाँ से 15 माइनस में 6 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 19 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ से 5 आया, 7 में से 3 गए तो 4 आया, 45। y इज इक्वल टू हमारे पास 45 अपॉन में 19 बना, y इज इक्वल टू 45 अपॉन में 19 बना। तो यहाँ से हमारे पास, है ना, मैं अभी इसका शॉर्टकट तरीका भी आपको बता दूंगा, डोंट वरी, है ना। शॉर्टकट तरीका क्या है मैं आपको वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 45 अपॉन में 19 यहाँ से निकल के आया y की वैल्यू, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 3x प्लस में 5 इंटू में 45 अपॉन में 19, और यहाँ से आपके पास 15 है, ठीक है। ठीक है ठीक है, या तो बड़ी कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पर, छोटे वाले में ले लेते हैं। 5x प्लस में 2 इंटू में 45 अपॉन में 19 इक्वल टू 10 है, तो यहाँ से 45 दूनी 90 हो जाएगा, 90। तो 5x बराबर 10 माइनस में 19 अपॉन में 19, तो ये बनेगा आपके पास 190 माइनस में 90 बटे में 19, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, 100 आया, 100 अपॉन में 19, यहाँ से 5x है, 5 से 100 को कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 20 अपॉन में 19। तो x की वैल्यू हमारे पास 20 अपॉन में 19। द फोर्थ कॉर्नर पॉइंट इज, हमारे पास यहाँ से फोर्थ कॉर्नर पॉइंट इज 20 अपॉन में 19, कॉमा में आपके पास 45 अपॉन में आपके पास 19 है, ठीक है। तो अब हमको ये 4 कॉर्नर पॉइंट मिले हैं, इस पर चेक करना है कि कब ये मैक्सिमम हमको रिजल्ट देगा, कब ये मैक्सिमम सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो नाउ हम क्या करेंगे, इन सभी कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यूज को रख करके निकालेंगे, यानी कि हम यहाँ से जब z 0,3 करेंगे तो कितना आएगा, 5 0 3 तिकाई 9 आएगा, ठीक है। फिर z बराबर यहाँ से हम 0 कॉमा में 0 करेंगे तो हमारे पास पूरा 0 आएगा। z बराबर जब हम 2 कॉमा में 0 रखेंगे तो 5 2 जा 10 आएगा और ये 0 आएगा। फिर z बराबर जब हम यहाँ से वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 20/19, यानी कि 5 गुणे में 20/19 प्लस में 3 गुणे में 45 बटे में आपके पास 19, सॉल्व करने पर 100 बना, 100 अपॉन में 19 प्लस में 45 3 जा 45 2 जा 90 90, और फिर प्लस 45 135, तो ये बना 135 अपॉन में 19, दिस विल बिकम 235 अपॉन में 19। दिस इज द मैक्सिमम, यस एब्सोल्युटली, this is the one of the maximum value that we have get, okay। तो 235 upon में 19, ऑप्शन नंबर सी will be the right answer, ऑप्शन नंबर सी will be the right answer। तो ये हमारे पास मैक्सिमम हमको मिल गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या हो सकता है ना, लेकिन वो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि ग्राफ आप बिना ड्रॉ करे भी देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, तो बेसिकली आपको सीधे सीधे ये ग्राफ बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हो बिना ज्यादा एफर्ट लगाए। 0 0 रख करके आपने वैल्यू निकाली भी नहीं, सिर्फ ये देखा कि x 0 पे y 5 आ रहा है, y 0 पे x 3 आ रहा है ना, सॉरी सॉरी y 0 पे x 5 आ रहा है, y इक्वल टू 0 पे x हमारे पास, सॉरी y इक्वल टू 0 पे x 5 है, x इक्वल टू 0 पे y 3 है। तो ये सब चीजें हमने इजीली देखा और एक रफ स्केच ड्रॉ किया, कॉर्नर पॉइंट दिख जाते हैं, ओरिजिन ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, सीधे चारों कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यूज निकाली, यानी कि हमने इसको और इसको सॉल्व किया। ये सॉल्व करने के बाद हमको एक कॉर्नर पॉइंट तो वो आ गया, बाकी के 3 कॉर्नर पॉइंट तो हमको बिल्कुल इजीली देखने को मिल रहे थे ग्राफ से ही, ठीक है। तो शॉर्टकट है, जितना फास्ट आप चीजों को
प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ये सारा काम आप बहुत ही कम टाइम पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 235 अपॉन में 19, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके जी, अगला क्वेश्चन है भाई, फटाफट से इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप से वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए कि मिनिमाइज z इक्वल टू 18x प्लस में 10y, यहाँ पर सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 4x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल देन 20, 2x प्लस में एक सेकंड रुक जाइएगा, मुझे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर 3y होना चाहिए था, 36 बहुत बड़ा नंबर लिख गया है। लेट मी चेक वंस, है ना, एक बार मुझे चेक कर लेने दो, शायद टाइपो एरर है यहाँ पर। हाँ जी, तो यहाँ पर जो करेक्शन है वो बता देता हूँ। 2x प्लस में 3y है, दिस इज 3y। दिस इज 3y। 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल देन 30 और x एंड y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। थोड़ा सा इसको फास्ट करें, है ना, इसको फास्ट तरीके से करते हैं। पहली कंडीशन है क्या, हमारे पास 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 20, यानी कि अगर मैं x और y प्लेन पर ग्राफ प्लॉट करूं तो x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आएगी, 20। तो एक पॉइंट हमारे पास ऊपर हो जाएगा 0 कॉमा में 20, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। ये कोई पॉइंट हो गया, मान लो हमारे पास 5 कॉमा में 0, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा रफ। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल देन 20 बोल रहा है, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं, वैसे पूरा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं लेकिन उसके बाद हम समझ लेंगे। 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 30, एक्स वाई की वैल्यू 0 रखोगे, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 15, y इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू 15, तो यानी कि यहाँ पर 15 कॉमा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास में 10 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 कॉमा में 10। इनको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से, है ना, है ना, इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। तो हमारे पास, है ना, हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल देन, ग्रेटर, एक सेकेंड, हाँ ये, चलो ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल देन 30 है और x एंड y ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है। तो अब जरा ध्यान से कॉमन पोर्शन को हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि दोनों में ग्रेटर देन 20 है, यानी कि अगर हम ये वाला ग्राफ देखें जो कि हमारे पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 का ग्राफ है, तो ग्रेटर देन इक्वल देन 20 का पोर्शन क्या होगा, जो इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है, जो इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, जो इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट में 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल देन 30, हमारे पास कौन सा हिस्सा बनेगा, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 30 की अगर मैं बात करूं तो ये वाला हमारे पास लाइन है, 2x प्लस में 3y ग्रेटर देन इक्वल देन आपके पास में 30 है। तो यहां से ग्रेटर देन वाला ओरिजिन होता तो 0,0 सेटिस्फाई करता, लेकिन इसको 0,0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये वाला पोर्शन हो गया हमारे पास। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया हमारे पास। आई बात समझ में? तो अब हमारा कॉमन पोर्शन कौन सा बना, अगर मैं कॉमन रीजन की बात करूंगा तो कॉमन पोर्शन एक अनबाउंडेड एरिया बन रहा है ना, एक अनबाउंडेड पोर्शन बन रहा है जो कि ऊपर वाला और इस दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट हुआ और फिर ये वाला, मतलब ये पूरा 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 पूरा, है ना, ऊपर वाला हिस्सा इसका भी ऊपर वाला हिस्सा। अगर देखोगे बेसिकली इस लाइन को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो ये ऊपर का मतलब यहां से ये वाला पोर्शन चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हिस्सा जिसको मैंने अभी आपका यहाँ पर प्लॉट किया है ना, व्हाइट व्हाइट से जो आप देख पा रहे हैं, डन है। तो इस केस में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास
कॉर्नर पॉइंट के लिए कॉर्नर पॉइंट, अच्छा एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये लाइन हमारे पास कुछ ऐसे जा रही है और ये लाइन हमारे पास कुछ ऐसे जा रही है, तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास, एक कॉर्नर पॉइंट तो ये हुआ है ना। एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कौन कौन से लिख देता हूं यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर 3y है, तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हुए, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर हुआ, एक तो 0, 20, 0, 20, उसके बाद ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास हुआ कौन सा, कॉर्नर पॉइंट 0, 20 हुआ, दूसरा कॉर्नर पॉइंट आपके पास है ना, ये पॉइंट हुआ, और ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4x प्लस में 20, इसको यहाँ पे ग्राफ वो सॉल्यूशन निकाल लो, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है, और 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू आपके पास में 30 है। इसको सॉल्व करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो फॉर एग्जांपल, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x प्लस में 6y इक्वल टू आपके पास में 60, माइनस कर दो ऊपर वाला 4x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 20, सबट्रैक्ट कर दोगे तो ये 6y से y गया तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से 5 टाइम्स y, और 60 से 20 गया तो 40, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8, तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में 8 आ जाएगी, y की वैल्यू 8 रखोगे तो 20 में से 8 गए 12, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, 3 कॉमा में 8, ये पॉइंट हमारे पास 3 कॉमा में 8 हुआ, तो एक पॉइंट यहाँ से 15 कॉमा 0 और एक पॉइंट आपके पास 3 कॉमा में 8 बना, ये 3 कॉर्नर पॉइंट है। लेकिन एक क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि ये एक अनबाउंडेड ग्राफ है, यहाँ पर अनबाउंडेड है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि अनबाउंडेड देखते ही बोल देते हैं, है ना। रुक जाना इधर पे, ये जो पोर्शन है यहाँ पर केवल और केवल हम पॉजिटिव वाला हिस्सा लेंगे ना, तो हमने ये नेगेटिव वाला हिस्सा हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0, तो हम इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, केवल यहां से यहां तक के पोर्शन में, ठीक है, आई बात समझ में। ओके, तो एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, एक कॉर्नर पॉइंट ये, एक कॉर्नर पॉइंट ये, 3 कॉर्नर पॉइंट हमको यहां से निकल करके आ गए हैं। अब हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए, पहले अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड को कैसे सॉल्व करते थोड़ा ध्यान से समझना। पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज निकालेंगे, यानी कि z इक्वल टू, अगर हमें 0, 20 के लिए देखूंगा, यानी कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, 200 बन गई, ठीक है। फिर यहाँ से z की वैल्यू अगर मैं 15, 0 रखता हूं, तो 15, 0, 15, 0, तो यहाँ से 18 गुणे 15 कितना बनेगा, 18 इंटू में 15 कर दीजिए आप यहाँ से, तो 15, 25, 75, 15, 96, 15, 7, 100, 15, 120, कैरी आया 12, 15 का 15, 15 दूनी 30, 30 में 3 कम कर दो, हमारे पास आगे 270, ठीक है। उसके बाद हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, उसके बाद अगली कंस्ट्रेंट है हमारे पास z इक्वल टू 3 कॉमा में 8, यानी कि x की वैल्यू 3 रखोगे तो 18 गुणे में 3, 15, सॉरी 10 गुणे में आपके पास 8, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 54 बना, है ना। ओके, और यहां से 80 बना, तो कितना बन गया, ये बना 4, 8, 4, 12, 8 पर 13, 134। वैसे तो हमें ऑप्शन में 134 दिख रहा है, हम डायरेक्ट भी ऑप्शन में 134 टिक कर सकते हैं, लेकिन ये टिक करना एथिकली रॉन्ग है, एथिकली रॉन्ग है। हम डायरेक्टली यहां से मिनिमम वैल्यू निकालने के बाद, डायरेक्टली यहां से मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के बाद सीधे नहीं बोल सकते, कब, जब रीजन अनबाउंडेड हो, सीधे नहीं बोल सकते हैं, सीधे नहीं बोल सकते, तो कैसे बोल सकते हैं इस तरह का डायरेक्टली 134 नहीं बोल सकते, तो अगर बाउंडेड होता तो मिनिमम वैल्यू डायरेक्टली मैं 134 को बोल के आगे बढ़ जाता। अनबाउंडेड के केस में हम क्या करते हैं, बिल्कुल सही, अगर आप सोच पा रहे हैं तो अनबाउंडेड के केस में हम चेक करते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जैसे कि हमारा 18x प्लस में 10y है ना, हमें क्या चाहिए था, मिनिमाइज, मिनिमम वैल्यू, क्या इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल देन
134 लेस देन इक्वल देन 134, या ऐसे भी बोल सकता हूं कि 134 से छोटी हमें मिनिमम चेक करना है, क्या इसकी वैल्यू 134 से छोटी कहीं हो सकती है इस पूरे अनबाउंडेड रीजन में। यानी कि हम यहां पर इक्वल टू ना लेकर के केवल लेस देन 134 के लिए चेक करूं, क्या मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि z है इसकी वैल्यू 134 से भी छोटी हो सकती है क्या? वो भी कब? जब रीजन ये वाला है। यानी कि हम इस पोर्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसका? 18x प्लस में 10y लेस देन 134 का। अगर वो ग्राफ यहां से पास कर गया, इस रीजन से पास कर गया, तब तो 134 कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, तब हम 134 को मिनिमम नहीं बोलेंगे। अगर इसका ग्राफ हमारे इस अनबाउंडेड वाला जो पोर्शन है इससे पास कर गया तो नहीं बोलेंगे, और अगर पास नहीं किया, दूर से निकल गया, तो हम बोलेंगे 134 इज द मिनिमम वैल्यू। ये एक अनबाउंडेड रीजन की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहां पर 18x प्लस में 10y और ये लिखा हुआ है आपके पास 134। पहले तो 134 का ग्राफ प्लॉट कर लो। x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर मेरे पास अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? y मेरा यहां से 13.4 आ जाएगा, इतना ही आएगा ना, है ना। x की वैल्यू 0 रखने पर y मेरा यहाँ से 13.4 आ जाएगा। व्हाट कितना आएगा? 130 13.4। और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x मेरा यहाँ पर 134 अपॉन में 18, तो कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। 2 से क्या, 2 छंग 12, ठीक है। 2 छंग 12, 2 से 14, यहाँ पे आ जाएगा 2 नाम 18, तो 67 बटे 9 कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 63, 7 आ गया, उसके बाद यहाँ पर आया 63 यानी कि 4, 9 चक्को 36, 36 36 4 आया, फिर से 4 आया, 7.44, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये देखूं कि x बराबर 0 पे y 13.4 है, x बराबर 0 पे y मेरे पास कितना है? x बराबर 0 पे y मेरा मान लो फॉर एग्जाम्पल यहां पर है कुछ 13.4, और उसके बाद अगला क्या था यहाँ पर? y बराबर 0 पे, सॉरी, y बराबर 0 पे x बराबर 7.44 है ना। x बराबर हमारे पास 7.44 है, 7.440। ये जो ग्राफ आएगा, है ना, ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा जो इस पॉइंट से होकर के पास करेगा केवल, लेकिन हमें चाहिए लेस देन का हिस्सा, यानी कि हम केवल नीचे वाला पोर्शन लेंगे। नीचे वाला पोर्शन जो हमारे पास इस ग्राफ का है, यानी कि 18x प्लस 10y लेस देन 134, वो हमारे इस पोर्शन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जी हमें कोई भी और मिनिमम वैल्यू 134 से इस रीजन में नहीं मिलने वाली है, तो 134 इज द राइट आंसर, है ना। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो आप डायरेक्ट भी लिख करके बढ़ सकते हो, है ना। सही होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना हो, क्योंकि बहुत कम ऐसा केस मिलता है जहां पर ऐसी प्रॉब्लम आए कि वो ना सॉल्यूशन बने, बहुत कम केस मिलता है। आप मोस्ट ऑफ द केस में हो जाता है, तो वहां पर आप 50-50 खेल सकते हो, ठीक है। फिर उस केस में या तो नन ऑफ दीज होता है ना, अदरवाइज एनओटी होता। अगर नन ऑफ दीज नहीं है, याद रखना, अगर ऑप्शन में हमको एनओटी नहीं दिया गया, तब तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के इसको टिक कर देना, क्योंकि अगर ये नहीं दिया, अगर एनओटी नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, तो ये गारंटीड राइट आंसर है, 101% ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगर एनओटी का मतलब है नन ऑफ दीज, तो अगर ये दिया है तो सोचना पड़ता है, उस केस में हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है z इक्वल टू 4x प्लस 3y, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y
लेस देन इक्वल देन 24, 8x plus 6y greater than less than equal than 48, x less than equal than 5, y less than equal 5, x and y greater than equal than 0. कितने कंस्ट्रेंट है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कंस्ट्रेंट है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास ये है, लेकिन सारे कंस्ट्रेंट बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से सीधे ग्राफ की बात करूंगा, x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू 6 आएगी। x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू 6 मान लो, ये कोई पॉइंट हमारे पास, ये कोई पॉइंट हमारे पास 0 कॉमा में 6 है। y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 8 आएगी, तो ये कोई पॉइंट मान लो आपके पास 8 कॉमा में 0 है। ये ग्राफ हो गया हमारे पास किसका? 3x प्लस में 4y प्लस में 4y लेस देन, अच्छा इक्वल टू 24 का ये ग्राफ है। लेस देन लेना है तो नीचे वाला हिस्सा, इक्वल भी बोल रहा है तो पूरा लाइन को टच करके नीचे वाला हिस्सा। 8x प्लस 6y लेस देन इक्वल देन 48 क्या होगा? x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा? 8 छंग 48, तो यहाँ से हो जाएगा पॉइंट हमारे पास 0 कॉमा में 8, और y इक्वल टू 0 रखोगे तो 8 छंग 48, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में ये वाला पॉइंट 6 कॉमा में 0। इनको भी हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये हमारा ग्राफ है। अच्छा देख सकते हो ये लिखा है, मतलब कि पॉजिटिव, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। दिस ग्राफ इज ऑफ 8x प्लस में 6y और लेस देन इक्वल देन आपके पास में 48, लेस देन इक्वल देन आपके पास में 48 है। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अगला बोल रहा है कि x 5 या 5 से छोटा हो। देखना x इक्वल टू 5, लेट्स सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। अच्छा एक काम करो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसके पहले लेना है कि इसके बाद में लेना है। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा? अगर मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखूं तो बेसिकली, हाँ, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि 3x प्लस में 4y, 3x प्लस में 4y इक्वल टू 24 है मान लो, और दूसरा हमारे पास है 8x प्लस में 6y इक्वल टू 48, 8x प्लस में 6y इक्वल टू 48। तो यहाँ पर 3 से गुणा, यहाँ पर 2 से गुणा कर लो, तो ये बन जाएगा आपके पास 9x प्लस में 12y, 24 दूनी 48, 24 तीन 72, 72। यहाँ से आ जाएगा 8 दूनी 16x प्लस में 12y, और 8 टू 16 और 4 टू 8 96। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल, 16 में से 9 चलेगा 7, माइनस में 7x, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 7 चले गए तो 2, माइनस 24, x बराबर हमारे पास 24 बटे में 7 आया। x बराबर कितना है हमारे पास? 24 बटे में 7। सही है? 96 से 72 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, 24 है। ठीक है जी, 24/7, 24/7 आ गया x की वैल्यू। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, ठीक है, यहाँ से माइनस कर रहे हैं, माइनस में 3 तिकाई 9, 4 दूनी 4 तिक 12, 24 3 72, ठीक है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 24/7, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, है ना? तो यहाँ से किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो 3 इंटू में 24/7 प्लस में आपके पास 4 टाइम्स y इज इक्वल टू 24, तो 4 टाइम्स y इक्वल टू 24 माइनस में आपका 3 टाइम्स 24/7, तो ये बन जाएगा आपके पास 7 गुणे 24, माइनस में 3 गुणे 24 बचेगा 4 इंटू में 24 बटे 7, यहाँ से 4y, 4 से बढ़ गया, y बराबर भी हमारे पास 24/7 आएगा। तो y इक्वल टू भी 24/7, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है हमारे पास 24/7, है ना, ये पॉइंट आपके पास 24/7 कॉमा में 24/7 है। ओके, नाउ x की वैल्यू 5 से लेस और इक्वल, तो 5 मेरे पास कहां पर होगा? अच्छा 7, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास कितना है? ये पॉइंट हमारे पास में 24/7, तो बेसिकली 7 तिहाई 21, तो यानी कि यहां से बड़ा होगा,
तो ये जो हमारे पास x इक्वल टू 5 है, लेट्स से वो यहां से होगा, ये कोई लाइन होगी आपके पास x इक्वल टू 5 की, y इक्वल टू 5 का ग्राफ क्या होगा, कुछ हमारे पास यहां से होगा, ये हमारे पास y इक्वल टू 5 का ग्राफ होगा। अब जरा सबका कॉमन पोर्शन देखो, हमें क्या बोलना है, ध्यान से समझना कि इनका लेस वाला पोर्शन, यानी कि जितने भी ग्राफ है इन सभी का लेस, एक तो ये पूरा नीचे वाला हिस्सा बोलना है, ठीक है, ये पूरा नीचे वाला हिस्सा बोलना है, ठीक है, और ये जो हमारे पास ग्राफ है इनका भी हमारे पास नीचे वाला हिस्सा बोलना है, यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है, ओके। तो और हमारे पास x लेस देन इक्वल देन 5, यानी कि ये वाला पोर्शन इसका बोल रहा है पूरा, और y लेस देन इक्वल देन 5 यानी कि इसके नीचे वाला हिस्सा पूरा बोल रहा है। तो सबका कॉमन पोर्शन जो हमारे पास बना वो कुछ ये बना, कौन सा, सबका कॉमन पोर्शन बना हमारे पास, एक तो, एक सेकंड हो जाएगा, एक तो, एक तो ये पॉइंट सबका कॉमन है, सबका लेस है, एक तो ये पॉइंट, फिर एक तो ये वाला पॉइंट, फिर एक तो हमारा ये वाला पॉइंट, फिर एक तो हमारा ये वाला पॉइंट, और एक तो ये वाला पॉइंट, यानी कि हमारे पास कॉर्नर पोर्शन में ये है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, है ना, ये जितना आप देख पा रहे हो, यानी कि कॉर्नर पॉइंट हमारे कौन से हैं यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट जो कि है 0, 5, दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये है जो कि इंटरसेक्शन है किसका किसका, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 और y इज इक्वल टू 5 का। तो 5 चौको 20 रखोगे, यहाँ पर y की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 4 20, यहाँ से बचेगा 4, 4/3, यानी कि ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर 4/3 बनेगा मेरे पास x, और y बराबर 5 बनेगा। फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया है 24/7 कॉमा में 24/7, और ये हमारे पास x इक्वल टू 5 रखना होगा मुझे, किस पे, इस वाली लाइन पर x इक्वल टू 5, तो यहाँ पर रखोगे 8 5 40, 48 में 40 गया तो 8 बचा, y इज इक्वल टू 8/6, यानी कि 8/6, 4/3, तो x इक्वल टू 5 रखने पर y की वैल्यू हमारे पास 8/6 है ना, तो 2 चौका 2 3 6, ठीक है, 4/3 बचा, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे पास 0,0 है। इतने कॉर्नर पॉइंट आए हैं, ठीक है। अब इन सभी कॉर्नर पॉइंट पर हमें z की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, तो कितना हो जाएगा, अगर मैं x बराबर 0 y बराबर 5 रखता हूं तो ये आपके पास 15 बनेगा, यहां पर x बराबर मैंने 4/3 रखा तो कितना बना, ये बना आपके पास 16/3 प्लस में 15, 16/3 प्लस में 15, है ना, 4/3, 16/3 प्लस में 15, 15 तक 45, 45 और 16 कितना हो गया, तो 15 तक 45, 15 चौको 60, और एक 61, 61 बटे में हमारे पास 3, तो बनेगा 20.33, है ना, चलो 20.33 लगभग बनेगा, तो ये हमारे पास 20.33 अप्रोक्स आएगा, 24/7, 24/7, तो z बराबर जब मैंने 24/7 रखा तो 4 गुणे में 24/7 बनेगा, 4 इंटू में 24/7, और प्लस में आपके पास 3 गुणे में 24/7, तो बना 7 गुणे में 24/7, 7 कैंसिल, यहाँ से 24 आया, तो इस पर हमको z की वैल्यू 24 बनी है। उसके बाद 5,4/3, तो यहाँ से 5 रखा तो 5 चौको एक तो 20 बना, ठीक है, और 4/3, 4/3, तो यहाँ से 20 प्लस में 4, इधर भी हमको 24 बना, यहाँ भी 24 बनना है, इधर भी 24 बनना है, 0,0 पर हमको 0 बना, यहाँ पर 0, तो हमारे पास मैक्सिमाइज पूछा था तो 2 पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट, एक तो पॉइंट है हमारे पास 24/7 कॉमा 24/7, और
एक पॉइंट है हमारे पास 5,4/3, 5,4/3, यानी कि हमारे पास x बराबर 5, y बराबर, अच्छा कितने कॉर्नर पॉइंट लिखे? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 है, जबकि एक कॉर्नर पॉइंट और भी है ना, ये वाला कॉर्नर पॉइंट मिस कर दिए ना, ये हमारे पास 5,0 है, 5,0 है, तो इस पर हमें z बराबर आपके पास 20 मिलेगा। तो हमें दो कॉर्नर पॉइंट पर, इन दोनों कॉर्नर पॉइंट पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना? तो हमारे पास मैक्सिमम कंडीशन है कितनी मिल रही है? 24, तो आंसर तो 24 होगा। लेकिन ये सिर्फ दो पॉइंट पर नहीं मिल रहा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर स्थित जितने भी पॉइंट हैं, उन सभी के सभी पॉइंट पर हमको मैक्सिमम मिलेगा, उन सभी के सभी पॉइंट पर मिलेगा। तो 24 इज द राइट आंसर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन ये हमें केवल, अगर हमसे क्वेश्चन में एडिशनली पूछ ले क्या ये केवल हमें इन दोनों पॉइंट पर मिला है, तो हमारा आंसर ऐसा नहीं है। हमारा आंसर है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पर हमको मैक्सिमम मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू 24 है। क्लियर है? मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में 24 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि मैक्सिमाइज z इक्वल टू 9x प्लस में 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल देन 13, x प्लस 3x प्लस y लेस देन इक्वल देन 5 एंड x कॉमा y ऑल आर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रेंट जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कि है 2x प्लस में 3y लेस देन इक्वल देन 13 गिवन है हमारे पास। ठीक है, यहां से अगर हम ऑप्टिमल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाता है ना? देखो कि भाई y इज इक्वल टू 0 रखने पर x इज इक्वल टू 13/2, 13/2 कितना हुआ? 13/2 कह सकते हैं कि 6.5 के अप्रोक्स। ठीक है, तो लेट्स से कुछ पॉइंट हमारे पास 0, 1, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4, ये 5, ये 6, ये 7, इस तरह से कुछ पॉइंट है। तो जब मैं y इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास 13/2 यानी कि 6.5 आती है। तो लेट सपोज कोई पॉइंट हमारे पास 6.5 यहाँ पर हुआ, फिर मैं जब x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मुझको y की वैल्यू जो आती है वो 13/3 अप्रोक्सीमेट 4 पॉइंट, हम बोल सकते हैं 4.333 के अप्रोक्स होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 5, फिर यहाँ से आ जाएगा 6। तो 4.33 13/3 कितना हो जाएगा? 4.33 के अप्रोक्स। तो 4.33 लेट्स से हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट हो गया। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं तो हमारे पास एक ग्राफ यहां से हमको मिल जाता है। ठीक है, ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये इस इनइक्वालिटी के लिए बनाया है, लेस देन इक्वल देन 13 है, मतलब कि नीचे वाला पोर्शन यहां पर हम कवर करेंगे। इसी तरह 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 5 का भी ग्राफ हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो इधर पे जो आप देख सकते हैं कि 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 5, फिर से लिख देता हूँ, लेस देन इक्वल देन 5 है। यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 5/3, 5/3 अप्रोक्सीमेट 2.666। ठीक है ना? सॉरी, मतलब 5/3 कहूंगा तो 1.666, माय बैड। ठीक है, तो 1.666 के अप्रोक्स हो जाएगा। तो 1.6 लेट सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट आया, जब y इज इक्वल टू 0 है, 5/3 इज इक्वल टू 1.666। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास, जब x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू मेरे पास में 5 आएगा। तो ये कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ से आएगा, इन दोनों को भी हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास, एक सेकेंड, ये हमारे पास इस तरीके से ग्राफ आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब दोनों का हमें लेस वाला पोर्शन चाहिए। ठीक है, इसका भी लेस देन वाला, इसका भी लेस देन वाला। तो दोनों का लेस देन वाला पोर्शन अगर हम देखेंगे तो हमारा कुछ ये वाला हिस्सा बन करके रेडी हो गया, है ना? यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ तो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन, फिर ये पोर्शन पूरा जो आप दिख रहे हो, ठीक है, और ये वाला पोर्शन। ठीक है, ठीक है,
हमारे पास कॉर्नर पॉइंट अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट? तो कॉर्नर पॉइंट एक तो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा था? इस लाइन से हमें मिला था, ठीक है। ये वाली लाइन से हमको मिला हुआ था, ये वाली लाइन से हमारे पास y इक्वल x इक्वल टू 0 रखने पर 3 4 जा 12 तो 4.33 4.33 यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर 0,13 अपॉन में 3 हमको पॉइंट मिला था। उसके बाद एक कॉर्नर पॉइंट हमको ये वाला मिला था जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, यानी कि 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13 और यहाँ से y इज इक्वल टू अगर मैं बोलूंगा तो आप यहाँ से 5 माइनस में 3x लिख सकते हो। तो यहाँ से 2x 3 टाइम्स 5 माइनस में 3x रख दिया इक्वल टू 13 करके सॉल्व कर लेंगे तो 2x प्लस में 5 3 जा 15 माइनस में 3 3 जा 9 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 13 तो 2x माइनस में 9x इज इक्वल टू माइनस में 7 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। और 15 माइनस 13 इज इक्वल टू आपके पास माइनस में 2 तो x इज इक्वल टू आपके पास में 2/7। तो ये जो x हमारे पास हुआ ये कोई पॉइंट हमारे पास हुआ 2/7। इस केस में हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 माइनस में 3 इंटू में 2/7 तो 7 5 जा 35 3 2 जा 6 तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 29 अपॉन में 7। तो दिस पॉइंट इज 29 अपॉन में 7 तो 7 4 जा बिल्कुल सही आ रहा है, लगभग लगभग 29 अपॉन में 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट एक तो हमारे पास ये मिल गया। उसके बाद एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास ये वाला होगा जो कि हमारे पास इस वाले इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 रखने पर हमारे पास 1 पॉइंट यानी कि 5/3 आ रहा है। 5/3 कॉमा में आपके पास 0 और एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास ये वाला है जो कि हमारे पास 0,0 है। तो देयर आर कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हो गए इनको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गए यहाँ से 0,13 अपॉन में 3 उसके बाद 2/7 एंड 29 अपॉन में 7 उसके बाद आपके पास यहाँ से 0 कॉमा में 0 एंड यहाँ से 5 अपॉन में 3 कॉमा में 0, ठीक है। इन सभी पर हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर मैं z कैलकुलेट करता हूं 0 कॉमा में 13 अपॉन में 3 पर तो x इक्वल टू 0 रहेगा, y इज इक्वल टू 13/3 तो ये हमारे पास 13 आएगा। फिर z कैलकुलेट करूंगा मैं 2/7 उसके बाद 29/7 पर तो 2/7 का मतलब हो गया ऐसे 18 अपॉन में 7 29 3 जा कितना हो जाएगा तो 9 3 जा 27 कैरी आया हमारे पास में है ना 9 3 जा 20 कैरी आया 2 3 2 जा 6 प्लस 2 8 87 अपॉन में आपके पास 7 तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करूंगा तो 7 एलसीएम और 8 प्लस 7 15 कैरी आया पर 8 और 1 9 9 1 10 तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 105 7 से कैंसिल करेंगे 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 तो यहाँ से मेरे पास 15 आ गया। तो ये पॉइंट पर इस पॉइंट पर मुझको जेड मिल रहा है, इस पॉइंट पर 13 इस पॉइंट पर जेड मिल रहा है 15 0,0 पर जेड हमको मिलेगा 0 और ये कोई पॉइंट हमारे पास 5/3 है x इक्वल टू 5 अपॉन में 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 3 3 जा 9 5 जा 15 यहाँ पर भी हमें मिल रहा है। तो दो पॉइंट पर हमको क्या मिल रहा है मैक्सिमम मिल रहा है, किस पर 15 और 15। तो हमसे केवल मैक्सिमम पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। हमसे केवल मैक्सिमम पूछा गया है तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, उसको मार्क करेंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी 15 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 50x प्लस में 30y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x प्लस y लेस देन इक्वल देन 18 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल देन 34 x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। इसका आंसर बता देता हूं, आपको होमवर्क के लिए दिया था। इसका करेक्ट आंसर है 520 विल बी द राइट आंसर। सिमिलर क्वेश्चन है, मैं इस पे अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि भैया क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आ रहे हैं। इतनी मेहनत आप सोच रहे होंगे कि सर हमें पेपर में हम इतना सारा ग्राफ बनाएंगे सब कुछ करेंगे तो फिर तो हमारा पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो बेटा जी सवाल देखो क्या आ रहा है। इस सवाल में तुम्हें कोई भी ग्राफ बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिना ग्राफ बनाए आंसर निकाल सकते हो, बस आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए।
सिंपल सी चीजें पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बिल्कुल इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि भाई बस आपको पता होना चाहिए कि अनबाउंडेड रीजन है तो क्या करते हैं, 2 पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम मिला तो क्या करते हैं। बस ये छोटी छोटी बातें हमें क्लियर पता हो तो हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि इस सवाल के अंदर लिखा है, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाई। फीजिबल रीजन हमारे पास, पहले तो हमारे पास ये सारे कंस्ट्रेंट है और इनके कॉर्नर पॉइंट 0, 8, 4, 0, 8, 0 है। इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल टू ax प्लस by हैज इट मैक्सिमम वैल्यू ऑन द लाइन सेगमेंट AB। थोड़ा सा ध्यान से समझो, लिखा है कि लाइन सेगमेंट AB पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, यानी कि इस बात से समझ में आता है कि A पॉइंट जो कि हमारे पास में 0,8 है, यहां पर हमें मैक्सिमम मिला है, और बी पॉइंट जो कि हमारे पास 4,0 है, इधर भी मैक्सिमम मिला है। और इन दोनों ही पॉइंट पर जो भी हमें जेड ए और जेड बी की वैल्यू है, दोनों हमें बराबर आई है ना। जेड ए और जेड बी दोनों की वैल्यू इक्वल आई है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि 2 पॉइंट पर मैक्सिमम मिला है, तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर मैक्सिमम मिलेगा। तो भाई सिंपल सी बात क्या है, यहां पर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे, तो z ऑफ a हमारे पास कितना हो जाएगा, 8b के बराबर आ जाएगा। और दूसरे में x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0, तो यहां से zb बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स a आ जाएगा। दोनों को बराबर रख दोगे, यानी कि za बराबर में zb अगर रख देता हूं, है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो जेड ए है वो हमारे पास 8b है, और जेड बी हमारे पास 4a है, तो a इज इक्वल टू आपके पास में 2b रिलेशन बन रहा है। a इज इक्वल टू 2b, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कोई ग्राफ बनाना पड़ा, नहीं बनाना पड़ा, कहीं हमें कुछ एडिशनल चीजें समझनी पड़ी, ढूंढनी पड़ी, नहीं, क्वेश्चन बहुत कम शब्दों में सॉल्व हो गया। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख करके कि 2024 के पेपर में काफी सवाल इस चैप्टर से आए। मतलब मुझे जो एक्सपेक्टेड था कि भाई इस चैप्टर से 2 सवाल आ जाए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना छोटा चैप्टर है। अब उस छोटे से चैप्टर से अगर हमें 2 से ज्यादा सवाल मिल गए तो समझ लो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया ये। समझ रहे हैं कि एक छोटे से चैप्टर से अंदर आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिल गया, तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना। तो दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूँ कि ये काफी हमारे लिए बोनस मार्क का काम किया था लीनियर प्रोग्रामिंग ने। बोर्ड्स में इतना ज्यादा एफर्ट नहीं होता, लेकिन आपके सीयूईटी के पेपर में बोनस चैप्टर था ये, जो बोनस मार्क्स दे करके गया आपको। अगला है सेम टाइप का क्वेश्चन, देखो, एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये सारे 2024 में आए हैं, जो अभी मैं पहले करवा रहा हूँ ये सब 2024 में, फिर 2023 के आएंगे, 2022 में कम क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। An objective function z equal to ax plus by is maximum at point 8, 2 and 4, 0. A and B both are greater than 0. AB is equal to 25. Then the maximum value of the function. Maximum value बतानी है। तो अगेन हमारे पास z जो है वो सिंपल सा ax प्लस में by है। बोल रहा है कि इन दोनों ही पॉइंट पर मैक्सिमम मिला है, ठीक है। यानी कि z 8,2 पर जो वैल्यू आई होगी वही वैल्यू z 4,6 पर हमें मिली होगी। दोनों को हम यहाँ पर इक्वल रख करके सॉल्व कर देते हैं। x बराबर 8 रखोगे तो 8 टाइम्स a, y बराबर 2 रखोगे तो यहाँ से आएगा 2 टाइम्स b इज इक्वल टू, x बराबर हम 4 रखेंगे तो 4 टाइम्स आपके पास a, y बराबर में 6 रखूंगा तो 6 टाइम्स आपके पास b। तो ये हमको यहाँ से कंडीशन मिली, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से 8 में से 4 गए तो 4 टाइम्स a, 2b से 6b गया तो यहाँ से आपके पास 4 टाइम्स b इज इक्वल टू 0। 4a माइनस में 4b इज इक्वल टू 0, है ना। सो यहाँ से a माइनस में b इज इक्वल टू आपके पास 0, a माइनस में b इज इक्वल टू आपके पास 0। यहाँ तक समझ में आ गया, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया, आई बात समझ में, क्लियर है। a माइनस बी इज इक्वल टू आपके पास में 0। अब हमें पता है कि a इंटू बी हमारे पास में 25 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो, अगर a इंटू बी 25 है और a और b दोनों ही पॉजिटिव है, दैट मीन्स a इक्वल और b इक्वल टू दोनों हम यहाँ से 5 लिख सकते हैं,
क्योंकि अगर यहाँ से हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ए और बी आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर में 25, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 5 होती, लेकिन यहाँ से कंडीशन मेंशन है कि ये पॉजिटिव है, तो हम यहाँ से नेगेटिव नहीं लेंगे, तो ए की वैल्यू 5 तो बी की वैल्यू भी 5। तो अब यहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी मिल जाएगी? तो ए और बी दोनों हमको 5 है, तो यहाँ से z बराबर आपके पास 5 टाइम्स x प्लस में 5 टाइम्स y बना, तो 5 टाइम्स आपके पास x प्लस y बना, और वैल्यू को रख देते हैं। x बराबर हमारे पास 8 और 2, तो ये बना 8 और 2, तो ये बन गया 8 प्लस 2 10, तो 5 इंटू में 10, हमारे पास आंसर बन गया 50। 50 इज द राइट आंसर। क्या हो गया हमारे पास यहाँ से? 50 इसका करेक्ट आंसर बन गया। कुछ कैलकुलेशन, कोई ग्राफ वगैरह बनाना नहीं पड़ा, बिना ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये सवाल भी 2024 में पूछा गया था। आई बात समझ में? क्लियर है? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस सवाल में ग्राफ अपने आप दे दिया। फिर से देखो, ग्राफ अपने आप दे दिया, तुमसे मेहनत नहीं करवा रहा, तुमको कंस्ट्रेंट दिया है उसने। 4 कंस्ट्रेंट है। 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 80, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल देन 115, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल देन 150 एंड x एंड y ग्रेटर देन 0। अब आपसे बोल रहा है कि इन चारों कंस्ट्रेंट के लिए कौन सा फीजिबल रीजन होगा। यहाँ पर ए बी सी डी इसने मार्क कर रखे हैं यहाँ पर, और आपको बताना है कि इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला फीजिबल रीजन कौन सा है। तो ग्राफ बनाना नहीं है, बस इसमें देखो आप। ठीक है, यहाँ पर देखो, कंडीशंस को देखो कि 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 80 है ना। ग्रेटर देन 80 लिखा है, मतलब कि बाहर वाला हिस्सा लेंगे, ओरिजिन वाला नहीं लेंगे। y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x आएगा 20, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y आएगा 80। अपने आप देखो, हमारे पास पहली शर्त को सेटिस्फाई करने के लिए जो ग्राफ है, ये 20 यहां से मिल रहा है। ठीक है, ये 20 ये वाला पॉइंट मिला, और 80 हमारे पास ये वाला पॉइंट मिला। इन दोनों को ज्वाइन करने से ये पोर्शन हमारा बना है। ठीक है, मैं इसको एक बार अपने ही पेन से फिर से प्लॉट कर देता हूं ताकि आपको ये दिखे अलग से। दिख रहा है रेड कलर से? मुझे भी चेक करने दो। हाँ जी, दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये हमारे पास पहली शर्त का ग्राफ है। अच्छा, यहाँ पर ग्रेटर देन 80 बोल रहा है, तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि बाहर वाला पोर्शन लेंगे। बाहर वाला लेंगे मतलब कि हम इसके इस तरफ का हिस्सा लेंगे, इस तरफ का हिस्सा। और जैसे ही मैं इस तरफ के हिस्से की बात करता हूं, तो ऑप्शन नंबर डी और ए ऑलरेडी खत्म हो गए, क्योंकि ए और डी रिप्रेजेंट करते हैं निचले वाले हिस्से को, बिलो वाले पार्ट को, है ना, यानी कि लेफ्ट वाले पार्ट को। और हमें ग्रेटर देन 80 लिखा है, दैट मींस कि राइट वाले पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो पहले ही ऑप्शन नंबर ए और डी यहां से डिस्कार्ड हो चुके हैं। अब आते हैं सेकेंड शर्त पे, जो कंडीशन है कि x प्लस में, एक सेकेंड, x प्लस में 5y ग्रेटर देन इक्वल देन 115। बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x बराबर 115। 115 हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, देख पा रहे हो, ये रहा 115 वाला आपका पॉइंट। और उसके बाद y x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू 5 2 जा 10, 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 23 बन रहा है। 23 ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास। इन दोनों को मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा, तो हमको ये वाला हिस्सा भी दिख जाएगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल बोल रहा है। अगेन ग्रेटर देन इक्वल बोल रहा है कि मतलब ऊपर वाला हिस्सा नहीं कि नीचे वाला, ग्रेटर बोल रहा है। अगर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखूंगा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ओरिजिन, यानी कि हम इसके ऊपर वाले पोर्शन को लेंगे। किसको लेंगे? इसके ऊपर वाले पोर्शन को लेंगे। ठीक है, हम ऊपर वाले पोर्शन को लेंगे। अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी भी यहां से खत्म हो चुका है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बचता दिख रहा है। ए और डी तो पहले भी खत्म थे, अब केवल सी दिख रहा है। तीसरी कंडीशन भी देख लेते हैं, हमारे पास तीसरी कंडीशन भी लिखी हुई है यहाँ पर, जो कि लिखी है कि 3x प्लस में 2y लेस देन इक्वल देन 150। यहाँ पर y इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू 50 आएगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। और x इक्वल टू 0 रखोगे तो 75। तो ये हमारे पास इन दोनों को ज्वाइन करने से
ये पॉइंट बना, एक तो ये वाला पॉइंट लिया मैंने और एक तो ये वाला 75 के पास में। इन दोनों को अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लाइन बन जाती है। अब यहाँ पर लेस देन बोल रहा है, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे लेस देन बोल रहा है, यानी कि हम अब इसके नीचे वाला हिस्सा लेंगे, नीचे वाला, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हो कि ऊपर रेड भी है, पिंक भी है, ब्लू भी है। ये पोर्शन जो मैं पिंक कलर से अभी आपका शेडेड कर रहा हूं, ये पोर्शन हमारा फीजिबल रीजन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी विल बी द राइट आंसर। कोई ग्राफ बनाना पड़ा, नहीं बनाना पड़ा, ठीक है ना। इतना गंदा भी नहीं करना था कि दिखाई ना दे। चलिए, तो ये वाला हमारे पास फीजिबल रीजन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नो, कोई डाउट? चलो जी, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास फिर से अगर आप देखोगे कि हमें कोई ग्राफ नहीं प्लॉट करना पड़ा, पूरा का पूरा ग्राफ सब यहाँ पर बने हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे एक रफ डायग्राम्स दिख रहे हैं और हमें देखना है कि हमारा ग्राफ किस तरीके का बनेगा। कंडीशंस वापस से दी गई है कि x प्लस वाई, कंडीशंस देख लो, कंडीशंस बहुत सिंपल है कि x प्लस वाई हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल देन 10 है। दूसरा 2x प्लस में 2y हमारे पास लेस देन इक्वल देन 25 है। बाकी x और y दोनों ही हमारे जीरो या जीरो से बड़े हैं, ठीक है, जीरो और जीरो से ग्रेटर है। वापस से फर्स्ट सेगमेंट का ग्राफ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का x प्लस वाई, यानी कि x एक्सिस पर 10, मान लो ये कोई पॉइंट है 10 0, इतना ही y एक्सिस पे ले ले, यानी कि 0 में आपके पास में 10, ये हमारे पास पोर्शन बन गया। लिखा है ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर और इक्वल का मतलब क्या हुआ कि हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल का मतलब क्या हुआ, बाहर वाला हिस्सा। 2x प्लस 2y, यार इसको x प्लस वाई इक्वल टू 25/2, 25/2 का मतलब कितना हुआ, 12.5। तो यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं, है ना। इसको भी थोड़ा सा हम और ऊपर बढ़ा सकते हैं। मान लो ये कोई पॉइंट है आपके पास, ये कोई पॉइंट है आपके पास 12.5 कॉमा में 0, और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है आपके पास 0 कॉमा में 12.5। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ का कौन सा हिस्सा बोले, लेस देन वाला, यानी कि नीचे तरफ वाला। हमसे यहाँ पर बोल रहा है कि भैया नीचे वाला हिस्सा लो, नीचे वाला। अब आपको खुद दिख रहा है कि भाई ये तो रेल की पटरी बन रही है, दो लाइनों के ठीक बीच वाला हिस्सा चाहिए। ठीक बीच वाला हिस्सा किस में दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है, जल्दी से बता दो। यहां दिख रहा है क्या, नहीं। यहां दिख रहा है क्या, नहीं। यहां दिख रहा है क्या, नहीं। हमको दो पैरेलल लाइंस के बीच का हिस्सा यहां पर दिख रहा है, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे, 3 को टिक करेंगे। तो 3 इसका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए, है ना। ये बीच में, दोनों लाइंस के बीच में जो हिस्सा है उसको हम यहाँ से अपना फीजिबल रीजन लेंगे। आई बात समझ में, जल्दी से फटाफट से नोट कर लीजिए, क्लियर है, यस और नो। चलिए जी, बहुत बढ़िया, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, यहाँ पर हमें पूरी एक सिचुएशन दी है और एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि भाई अगर मैं, देखो मतलब बहुत सारे लोग डरते हैं कि सर अगर इस तरीके का बड़ा सवाल हमारे पेपर में आ गया तब हम उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक सिंपल सा आइडिया देखो कि भाई पेपर में तुमसे सॉल्यूशन पूछ ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं कि कोई भी तुम्हें फालतू में परेशान करने के लिए नहीं बैठा, वो खुद तुमसे पूरी की पूरी कंडीशन देने के बाद सिर्फ पूछा है कि बेटा एक बात बताओ कि इनको अगर हम इनइक्वालिटीज या इक्वेशंस के फॉर्मेट में बनाएंगे तो क्या बनेगा। बस इतनी चीज तुमसे पूछी है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ठीक तरीके से स्टडी करेंगे। क्वेश्चन को स्टडी करना है, फिर देखना है कि भाई हम कौन सी कंस्ट्रेंट यहाँ पर बनाने वाले हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, क्या हमारे पास इक्वेशंस आएंगी। क्योंकि यार ये बन गया तो नहीं पता है कि सॉल्यूशन तो तुम कर लोगे, ये बनाना तुम्हारे लिए बड़ी बात है ना। तो इसलिए सिर्फ इतनी चीज तुमसे पूछी है। क्या है यहाँ पर, a person wants to invest in amount 75,000 rupees। एक इंसान चाहता है कि वो 75,000 रुपए इन्वेस्ट करे। 75 तो उसको करने ही करने हैं, इससे कम तो उसको करना ही नहीं है।
75,000 तो उसको करने ही करने हैं। ही हैज टू ऑप्शंस ए एंड बी, उसके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन ए और बी है। एक में ऑप्शन नंबर ए में उसको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 75,000 रुपए को दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। एक जगह उसको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे में उसको 9% का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, रिटर्न मिलेगा। ही प्लान्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 15,000 रुपए प्लान ए, वो चाहता है कि मैं कम से कम 15,000 रुपए प्लान ए में इन्वेस्ट करूं, है ना, और 25,000 रुपए वो चाहता है कि कम से कम मैं प्लान बी में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि प्लान बी में ऑब्वियस सी बात है कि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। कम से कम, ऐसा भी नहीं है कि 15,000 ही करना चाहता है, कम से कम चाहता है ना। ओके, ऑल्सो ही वॉन्ट टू इन्वेस्ट प्लान ए इज लेस देन इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन प्लान बी। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि जहां इंटरेस्ट कम मिल रहा है वो चाहेगा कि जहां ज्यादा है उससे कम ही इन्वेस्ट करूं दूसरे में, ठीक है। तो ये कंडीशन है। विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द गिवन एलपीपी टू मैक्सिमाइज द रिटर्न वेयर एक्स एंड वाई आर द इन्वेस्टमेंट इन प्लान ए एंड प्लान बी। सब कुछ तो दे दिया, कुछ नहीं सोचना पड़ा। एक्स क्या है, प्लान ए में जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है ना। एक्स क्या अमाउंट है जो प्लान ए में इन्वेस्ट कर रहा है, बोल रहा है कि प्लान ए में कम से कम 15,000 रुपए वो डालना चाहता है, यानी कि एक्स की वैल्यू 15,000 से ग्रेटर और इक्वल होगी। उसके बाद बोल रहा है कि प्लान बी में वाई डालना चाहता है, वाई अमाउंट, वाई आर द इन्वेस्टमेंट इन प्लान बी। तो भैया वाई में वो चाहता है कितना है कि कम से कम वो 25,000 रुपए डाल दे, 25,000 रुपीज वो उसमें इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। एक्स और वाई का इन्वेस्टमेंट इतना हो गया। उसके बाद अच्छा एक बात बताओ, जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट में क्या है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है 8%। किसमें, जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक्स में, यानी कि एक्स में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उसका 8%, और वाई में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, यानी कि बॉन्ड बी में जो करोगे वो वाई अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, तो उसमें 9% का इंटरेस्ट है। तो ये बन गया 0.08 एक्स प्लस में 0.09 वाई। ये हमारे पास जेड यानी कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। एक्स 15,000 से बड़ी होगी या बराबर होगी, वाई 25,000 से बड़ी होगी या बराबर होगी। अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई का वो 75,000 तो करना ही करना है, इससे कम तो नहीं करना है। 75,000 से ग्रेटर और इक्वल बन गया। और ये भी लिखा है ए का इन्वेस्टमेंट बी से हमेशा कम होगा, यानी कि एक्स लेस देन इक्वल देन वाई रहेगा। इन सारी शर्तों के अकॉर्डिंग कौन सा बन रहा है, ये बन गया 15 से ज्यादा 25 से ज्यादा एक्स प्लस वाई, 75,000 से ज्यादा एक्स और वाई लेस देन इक्वल देन 0। ये बिल्कुल सही है। इसमें तो हमारे पास कंडीशन ये वाली नहीं मेंशन किया इसने, एक्स में वाई से कम होना चाहिए, ये वाली कंडीशन मेंशन नहीं है, तो ये गलत है। इसमें यहाँ पर एक्स बोल रहा है कि भाई एटलीस्ट 15,000 ए में, और एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो भाई 25,000 और यहाँ पर लेस देन इक्वल का सिंबल मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि ये कंडीशन भी सही नहीं है। तीसरी में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कंडीशन इन दोनों की लगभग लगभग सेम दिख रही है मुझे। सी ऑप्शन 0.008 एक्स 0.008 वाई, वाई 25,000 से ज्यादा, एक्स प्लस वाई 75,000। ये तीनों चार ऑप्शन तो भाई पेपर में देखो कितना गड़बड़ मामला आता है। दोनों ऑप्शन क्या मुझे को सेम दिख रहे हैं कि तुम्हें भी सेम दिख रहे हैं? ये सीधे पेपर से क्वेश्चन को उठाया है मैंने, इसमें कुछ टाइपो एरर हुई नहीं है कि तुम सोचो कि मैंने टाइपिंग एरर करी है। क्या सेम टू सेम दिख रहा है, 0.008 एक्स 0.09 वाई, ठीक है। 15,000 से ग्रेटर इक्वल, 25,000 से ग्रेटर इक्वल, एक्स प्लस वाई लेस देन 75,000 लेस देन इक्वल, दोनों सेम ही है भैया, दोनों ही गलत है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, 1 इसका राइट आंसर है, बाकी 3 और 4 दोनों सेम है लेकिन वो गलत है, ठीक है जी। आई बात समझ में। अब सर इसमें हमें क्या कंफ्यूजन हो जाएगा, बोनस मार्क्स मिलेंगे क्या? हो सकता है कि जब पेपर में क्वेश्चंस ऑप्शंस इनकरेक्ट आते हैं तो बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। तो ऐसे सवालों में चाहे आपने आंसर कुछ भी किया हो, आपको बोनस मार्क्स मिल जाते हैं जब हमें दिख जाता है कि क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, ठीक है।
हालांकि वो ऑप्शन सही वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी बोनस मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। बोनस मार्क्स का मतलब होता है कि भाई सबको बराबर नंबर मिल गए, तो इसमें उनका नुकसान है जिनको एटलीस्ट क्वेश्चन आता तो था और उन्होंने सॉल्व करके सही बताया कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लेकिन उनको फायदा हो गया जिनको आता भी नहीं था, बस उनको दिख गया कि यार दो ऑप्शन सेम है, बोनस मिलेगा, तो उन्होंने आंसर कर दिया। ठीक है, तो उनका फायदा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी आर 0,10, 0,5, 5, 15, 0, 30 if the objective function alpha x plus beta y a b greater than 0 conditions on alpha and beta so that maximum of z occurs at the corner point। बहुत ही बढ़िया, ये सवाल तो भाई दो बार आ गया। ये क्वेश्चन 2023 का है, 2023 में पूछा गया है। नहीं, 2023 का नहीं है, है 2024 का। अब आप सोचोगे एक ही साल में एक जैसे सवाल दो कैसे पूछ सकता है? वो ऐसे पूछ सकता है कि भाई हमारे मैथमेटिक्स के दो हिस्से डिवाइडेड है, एक है अप्लाइड मैथमेटिक्स, एक है कोर मैथमेटिक्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये शायद मेरे ख्याल से अप्लाइड मैथ्स में आया होगा, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स के अंदर भी कुछ हिस्से वो सेम है जो कि हमारे कोर मैथमेटिक्स में है, जैसे कि एलपीपी। तो हो सकता है उसमें पूछा गया हो सेम क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंस हम यहाँ से समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो भाई z बराबर अल्फा x प्लस में हमारे पास में बीटा y है, और कंडीशंस है कि 5, 5, 0, 20 दोनों पर मैक्सिमम है। तो z 5,5 z5,5 बराबर 5 टाइम्स अल्फा प्लस में 5 टाइम्स बीटा हो जाएगा। ठीक है, और z 0,20 बराबर में आपके पास है ना, x बराबर 0 रखोगे और ये हो जाएगा आपके पास 20 टाइम्स ऑफ बीटा। दोनों को बराबर रख दोगे तो बन जाएगा 5 टाइम्स अल्फा प्लस में 5 टाइम्स बीटा बराबर में 20 टाइम्स ऑफ बीटा। यहाँ से 5 अल्फा बराबर में 15 टाइम्स ऑफ बीटा हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमको 3 टाइम्स ऑफ बीटा मिल जाएगी। 3 टाइम्स ऑफ बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बीटा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बनेगा। फटाफट से नोट कर लीजिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2023 का है। अब ये सवाल 2023 का है। ठीक है, यहां पर बोल रहा है कि अ फीजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी जहां पर जेड बराबर, देखो कितना आसान सवाल है, हमने जितने भी ग्राफ इसके पहले बनाए वो सब बड़े बड़े थे, लेकिन ये कितना आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है ग्राफ अब बनाना। जेड बराबर हमारे पास में दिया है 3x प्लस में आपके पास में 2y, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। पहली तो शर्त x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ये तो बहुत ही इजी है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट शो करती है। x माइनस 2y लेस देन इक्वल देन 3, बस एक ही शर्त है भैया, इससे आसान सवाल क्या ही पूछा जा सकता है। x माइनस 2y लेस देन इक्वल देन 3। भाई अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, y बराबर, नोट करिएगा, थोड़ा सा ग्राफ को ध्यान से समझिएगा। y बराबर 0 रखने पर x का मान आएगा मेरे पास में 3। तो y बराबर 0 रखने पर x का मान कितना आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा ग्राफ में ऐसे बनाऊंगा। y बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू हमारे पास में आएगी मान लो 3, तो 3 कॉमा में 0। उसके बाद कंडीशन है कि x की वैल्यू हमारे पास 0 रखने पर y की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस में 3/2, माइनस में 3/2, मान लो ये कोई पॉइंट है, यानी कि 0 कॉमा माइनस का 3/2, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमसे बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाता है कि भाई हमारा इसका पूरा इस तरफ का हिस्सा, क्योंकि दो हिस्से, एक तो इधर वाला एक तो इधर वाला, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन हमारा बन गया। ठीक है, अब साथ ही साथ हमें कंडीशन भी लिखी गई थी कि यहाँ पर x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं, यानी कि हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा लेंगे, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि हमारे पास फीजिबल रीजन कुछ ये बनेगा, ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन, फिर यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है, फिर ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये हमारा फीजिबल रीजन बनेगा जो कि अनबाउंडेड है, जो कि हमारे पास अनबाउंडेड है। अच्छा, अनबाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बट हैज अ सॉल्यूशन,
दो ऑप्शंस हैं जो अनबाउंडेड के हमारे सामने हैं। एक है अनबाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बट हैज अ सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन होगा। दूसरा है अनबाउंडेड इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट बट हैज नो सॉल्यूशन, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है इस केस में। तो देखो, हम बाउंडेड वाला केस तो वैसे भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, ग्राफ को सिंपली देख लेंगे तो वहां से हमें एक बात सिंपल समझ में आ रही है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर अनबाउंडेड है, अब सॉल्यूशन के लिए देखना है। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आए हैं? कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट तो हमारे पास ये वाला है जो कि 0, 0 है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये है जो कि हमारे पास 3, 0 है। और इसके अलावा कोई कॉर्नर पॉइंट है क्या? बाकी तो कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है, यही दो कॉर्नर पॉइंट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट z बराबर हमारे पास में 3x प्लस में 2y है। ठीक है, तो इसमें तो देखो हमें 0 मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब x बराबर मैं 3 रखूंगा तो z की वैल्यू मुझको 9 मिलेगी। और हमें बताना भी क्या है? हमें बताना है मैक्सिमम। तो हम ऑब्वियसली बात है z इक्वल टू 9 पर मैक्सिमम देखेंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि भाई z इक्वल टू 9 सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला अनबाउंडेड रीजन के केस में डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते हैं। अब z इक्वल टू 9 है, हम ये चेक करेंगे कि हमारे फंक्शन का जो कि हमारे पास 3x प्लस में 2y है, क्या इसकी वैल्यू 9 से बड़ी पॉसिबल है? ग्रेटर देन 9? 9 तो हमें पता चल गया मैक्सिमम है, 9 से बड़ी पॉसिबल है, वो भी कहाँ? इस वाले हिस्से में, है ना? इस वाले हिस्से में कहीं पर पॉसिबल है क्या 9 से बड़ी? तो अब इसका ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू 9/2 यानी कि 4.8 आती है ना? लगभग लगभग कितनी आती है? 4.8। तो यहाँ पर कोई पॉइंट हमारे पास मान लो, है ना, 4.8। y, एक सेकेंड, x की वैल्यू 0 तो y इज इक्वल टू 4.5 आती है, सॉरी 4.5। तो लेट्स से कोई पॉइंट 4.5 है। उसके बाद y इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू हमारे पास में 3 आती है। बहुत ही बढ़िया। y इज इक्वल टू 0 रखने पर, ओके ओके ओके, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू 3 आती है जो यहाँ पर कट करेगी। और यहाँ से इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो बेसिकली हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है ग्राफ का, ये हमारे रीजन से होकर के गुजरता है, हमारे फीजिबल रीजन से होकर के गुजरता है। यानी कि हमारी 9 से बड़ी वैल्यू इस रीजन में कोई मिलेगी, जितने में हमको ग्राफ यहाँ से गुजर रहा है हमें 9 से बड़ी वैल्यू भी मिलेगी। तो इसका मतलब है कि हम ये बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि मतलब जब हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही, हमें अब ये नहीं पता ना कि कौन सी वैल्यू मिले, कॉर्नर पॉइंट पर अगर नहीं मिल रहा तो हम फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाते। तो हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड आंसर मिल गया हमको, नो सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे लग रहा था कि सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर नो सॉल्यूशन बना। अगर कॉमन हिस्सा गुजर जाए, कुछ भी कॉमन गुजर जाए तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 3 और x y, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया क्या ग्राफ? हाँ, y इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 3 है, तो ये एक पॉइंट हुआ हमारे पास। ठीक है, उसके बाद y इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू, y इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू मेरे पास में 3 है, x की वैल्यू 0 पर y इज इक्वल टू मेरे पास में 4 पॉइंट है, तब भी हमें उस केस में भी गुजरेगा। हाँ गुजरेगा, तो तब भी ग्राफ भले ही थोड़ा सा गड़बड़ बना ये वाला मेरा। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा सा मेरा गड़बड़ बना है, लेकिन एटलीस्ट नो सॉल्यूशन तो तब भी मिलेगा। y इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 3 है, तो एक पॉइंट हमारे पास ये मिला। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू मुझको यहाँ से मिलेगी 3 और x इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू मिलेगा x इक्वल टू 4.5। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 4.5 यहाँ पर, 3 हमको यहाँ पर मिल रहा है, ये पोर्शन बना। ग्रेटर बोल रहा है यानी कि इधर वाला हिस्सा, तो कॉमन हिस्सा तो हमें मिल ही रहा है, कॉमन हिस्सा तो मिल ही रहा है, तो नो सॉल्यूशन मार्क करेंगे, नो डाउट। ठीक है, नो सॉल्यूशन ही मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका 3 ही राइट आंसर है, 3 इज द राइट आंसर। डन है।
ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बनेगा। इसी तरह यहां पर हमारे पास ग्राफ है, द लीनियर कंस्ट्रेंट फॉर विच द शेडेड इन द फिगर, कुल मिलाकर के हमें कौन सी लीनियर कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ग्राफ से देख करके बता सकते हैं कि ये एक तो 50 पे कट कर रहा है और यहाँ पर भी 50 में कट कर रहा है, यानी कि x प्लस वाई और यहाँ पर 50, और हम नीचे वाला हिस्सा ले रहे हैं तो लेस देन इक्वल देन 50 ले लेते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहीं से गलत हो गया, ये भी यहीं से गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे का जो ग्राफ है हमारे पास वो ठीक है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये है कि 40 पे कट कर रहा है, ठीक है, और फिर ऊपर पे कहीं पे जा रहा है, तो मतलब 40 पे कट कर रहा है तो यहाँ से 2x नोट कर लेना, इधर से हमारे पास में 2x बना प्लस में y बना, लेस देन इक्वल देन 80 ले सकता हूँ क्योंकि 80 वाला एक ही ऑप्शन है, और उसमें भी नीचे का हिस्सा ले रहा है, नीचे वाला पार्ट ले रहा है, बिलो वाला पोर्शन। तो 2x प्लस वाई, ये भी शर्त सही है, ये भी शर्त सही है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। बस x और y पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, x और y पॉजिटिव है। अगेन यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि एक तो ये वाली शर्त सही, ये भी शर्त सही, ये भी शर्त सही, यहाँ पर ये भी ठीक है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 50 है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 80 नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बनेगा। और ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में पूछा गया सवाल है, 2023 में सवाल आया है। ये क्वेश्चन आपके पास 2022 में आया है। 2022 का पेपर कुछ ऐसा है, इंटरनेट पे जब आप जाकर के देखोगे तो ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ लिया है कि पूरी मैक्सिमम वैल्यू बता दो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। तो 2022 में थोड़ी सी सीयूईटी को अकल नहीं आई थी कि भैया इतने बड़े क्वेश्चंस बच्चों से नहीं करवाने चाहिए, तो खैर उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछ लिया है। 4 ऑप्शन है, हम वहां से कैलकुलेट करेंगे, तो थोड़ा सा मेहनत यहाँ पर एफर्ट डालना पड़ेगा। z बराबर मेरे पास में 4x प्लस में 2y है, और जब ज्यादा मेहनत करवा लेता है तो कम ही क्वेश्चन पूछता है, वो ज्यादा क्वेश्चन वैसे भी नहीं पूछता। तो x बराबर 0 रखने पर कंडीशन थोड़ी सी सीधे ग्राफ डायरेक्ट प्लॉट करेंगे। हाँ जी। y बराबर 0 रखने पर x बराबर 14 बनेगा, तो लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट हमारे पास 14, 0। x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना बनेगा, 3 तीन नाम 27, यानी कि 9.33 फिर हो जाएगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट है आपके पास जिसको हम 0.9 0,9 ऐसे 0,933 कर दो इसको इस तरह से, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ओके जी। अच्छा, इस पर बोला है लेस देन, तो नीचे वाला हिस्सा होगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 10, तो 10 हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ पर मान लो, ये हो गया 10 कॉमा में 0, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 कॉमा में 10। इनको भी अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक तो ऐसा ग्राफ बन गया। अच्छा, दोनों का लेफ्ट वाला पोर्शन है तो भैया फीजिबल रीजन तो हमें ऐसे सवालों का बहुत इजीली दिख रहा है ना, ऐसे सवालों में हम फीजिबल रीजन इजीली देख पा रहे हैं। ये नीचे वाला हिस्सा, ये पूरा फीजिबल रीजन आपका बन रहा है, एक्स और वाई पॉजिटिव है, तो हम यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेंगे। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है जो कि है 0 कॉमा में कितना डिवाइड किया था, x इक्वल टू 0, तो 28/3, 28 अपॉन में 3 है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किन दोनों का, इन दोनों का, तो 2x प्लस में 3y बराबर 28 ले लो, और यहाँ से x प्लस वाई बराबर में 10 है, तो यहाँ से y की वैल्यू 10 माइनस में x सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2x प्लस में 3 दहम 30 माइनस में आपके पास 3x बराबर में 28 आ जाएगा। यहाँ से माइनस में x बचा, यहाँ से माइनस में 2, x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई है, x की वैल्यू 2 है तो y बराबर हमारे पास यहाँ से 8 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8। तो ये हमारे पास कितना बना, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू हमारे पास में 8। बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा तीसरी कंस्ट्रेंट हमारे पास में कॉर्नर पॉइंट, ये हो गया 2 कॉमा में 8, ये हो गया हमारे पास 10 कॉमा में 0। जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जब x बराबर मेरे पास यहाँ पर 0 है
तो 2 टाइम्स 28/3, 28 दूनी कितना होता है ना? 8 दूनी 16, 56, 56 बटे में 3 बनता है, ठीक है? ओके, 2 और 8 रखोगे तो जब 2 रखोगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 और 8 कितना हुआ 24, तो यहाँ पे z बराबर 24 बनता है। 10 रखोगे तो 10 चौको 40 बन गया, z बराबर यहाँ से 40 भी बनता है। जब x बराबर आपने 10 रखा 40 बना। हमें पूछ रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यहाँ से बिना झिझके देख सकते हैं कि 40 पर मैक्सिमम है, 40 मैक्सिमम है, यानी कि तो यही आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से कोई डिफिकल्ट नहीं था, बट हमसे थोड़ी सी ग्राफ साफ करवा के मेहनत करवा लिया, बट इसने हमसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं पूछी, ठीक है? आई बात समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसी तरीके के एक सवाल और आपका 2022 में पूछा गया, ये सवाल भी 2022 में। ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलना, मेरी बात मानिए, आप इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ के जाना, इस चैप्टर को बोनस मार्क्स समझना, ये चैप्टर आपको बोनस मार्क्स दिलाएगा। 10 नंबर इतने छोटे चैप्टर से अगर आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है? चलिए, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन आर 02, 30, 60, 68, मैक्सिमम ऑफ जेड और मिनिमम ऑफ जेड का डिफरेंस बताना है। कॉर्नर पॉइंट 0 कॉमा में 2 है, 3 कॉमा में 0 है, 6 कॉमा में 0 है, 6 कॉमा में 8 है, और बस 4 पॉइंट है, 02, 30, 60, 68। चलो, अब यहाँ से जेड कैलकुलेट करेंगे। 2x प्लस में 3y, 2 गुणे 0, 3 दूनी 6, 6 आया। x बराबर 3, 3 दूनी 6 बना, y बराबर 0 बना। 6 दूनी 12, तो z बराबर यहाँ से 12 बना, x बराबर 6, 6 दूनी 12, 8 तें 24, कितना बना हमारा पास यहाँ से 24, 12, 36 बन गया। 36 हमसे क्या बोल रहा है? मैक्सिमम और मिनिमम का। तो 36 से 6 माइनस करोगे तो हमारे पास में 30 बचेगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस हमारे पास 30 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से कितना करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कुछ मेहनत नहीं करवाया, सिंपल सा आंसर निकल करके आ गया। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है।